बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। आज हमने जो यूनिट स्टार्ट किया था जीनेटो यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर के हवाले से, जो यूनिट था दो पार्ट्स हमने कवर कर लिए थे। जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने काफ़ी डिटेल में जो एक्यूट पॉलीनेफ्राइटिस है और ग्लूमेरोनेफ्राइटिस है और क्रॉनिक ग्लूमेरोनेफ्राइटिस है, उन दोनों के हवाले से हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। आज पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़। आपको जहाँ पर क्रॉनिक का वर्ड्स आ जाए तो आप टाइम पीरियड जहन में रखना, मोर देन 6 मंथ, ठीक है, मोर देन 6 मंथ ये जहन में रखना। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है, इसको दूसरा नाम क्रॉनिक रीनल फेलियर भी कहा जाता है, क्योंकि किडनी को जो सेकंड नाम है रीनल भी कहा जाता है, तो इसको क्रॉनिक रीनल फेलियर भी आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये क्रॉनिक रीनल फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या होती है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि अगर एक लॉन्ग टाइम पीरियड पर, मतलब कम से कम 6 महीने, मतलब 6 महीने से ज़्यादा टाइम पे, चाहे 6 महीने से ऊपर टाइम, 1 साल हो, 2 साल हो, जब एक शख्स का, मान ले एक शख्स से, ठीक है, इसका तकरीबन 2 सालों से या 1 साल से जो रीनल फंक्शन हो रहे थे, जो इसके किडनी अपना काम कर रही है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो। कितने डिक्रीज़? सिग्निफिकेंट डिक्रीज़, बहुत ज़्यादा की तादाद में इस शख्स के रीनल जो किडनी है वो प्रॉपर से काम नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा की तादाद में इसने अपने जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ कर दी है। तो ये जो कंडीशन होती है इसी को हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है, या इसको क्रॉनिक रीनल फेलियर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक वर्ड्स लिखा है इर्रिवर्सिबल। इसको इर्रिवर्सिबल का वर्ड्स इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि मसला ये होता है, जब किडनी के जो नेफ्रॉन या किडनी के जो टिश्यू स्कार हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो रिवर्स फिर बड़े मुश्किल से होते हैं, तो इसलिए इसको इर्रिवर्सिबल कंडीशन कहा गया है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ स्टेजेस बताया गया है। जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उसके कुछ स्टेज बताए, 5 स्टेज बताए। सबसे पहला इनिशियल स्टेज होगा, मतलब जो स्टार्टिंग स्टेज होता है। इसमें किडनी जो होती है वो डैमेज होती है, लेकिन किडनी के जो फंक्शन होते हैं, जो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, वो तकरीबन नॉर्मली होता है। सिर्फ इसमें एक चीज़ का मसला होता है कि जो पेशाब होता है ना, यूरिन, उसके अंदर प्रोटीन आ जाते हैं, प्रोटोयूरिया होता है, ठीक है। मतलब इस कंडीशन में स्टेज 1 में पेशेंट को जो यूरिन है ना, उसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन होंगे, और ये प्रोटीन कम से कम 3 महीने या उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड में उसके यूरिन में आते होंगे। मतलब एक शख्स है, वो कह रहा है कि भाई मुझे उसको यूरिन टेस्ट किया जा रहा है, 3 महीने या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड में कंटिन्यूसली उसका ये यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोटोयूरिया कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में ये कंडीशन होगी, और जो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 90 ml पर मिनट होगा। मतलब जो ग्लूमेरुलस होता है ना, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है, वो 1 मिनट के अंदर 90 ml से ज़्यादा ब्लड को फ़िल्टर करती होगी, या ठीक है। ये स्टेज 1 में कंडीशन होती है। अभी स्टेज 2 की बात करते हैं। यहाँ पे किडनी डैमेज होगी, लेकिन मिनिमल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, रीनल किडनी के जो फंक्शन है थोड़े से कम हुए होंगे, मतलब उस लेवल पे कम नहीं, थोड़े से लेवल कम पे। और ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कितनी होगी, वो 60 से लेकर या 90 तक पर ml होगी, 60 से 90 ml पर मिनट होगी, ठीक है। स्टेज 3 की बात करते हैं, तो इसमें जो रीनल के जो फंक्शन है वो माइल्ड, कितने माइल्ड डिक्रीज हुए होंगे, या थोड़ा से सीवियर लॉस होगा, थोड़ा सा माइल्ड टू सीवियर की तरफ जा सकता है, मतलब मॉडरेट लेवल में ये तकरीबन होगी, माइल्ड टू मॉडरेट लेवल में ये स्टेज 3 में होगा, ठीक है। रीनल फंक्शन माइल्ड से लेकर मॉडरेट या सीवियर तक लॉस हो सकते हैं किडनी के फंक्शन, और इसके अंदर ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो तकरीबन 30 से लेकर 59, या मतलब आप इसको 60 भी कह सकते हैं तकरीबन, ठीक है। स्टेज 4 की बात करें तो यहाँ पर जो सीवियर लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शन काफ़ी हद तक लॉस हो गए होंगे, ठीक है। और इसमें ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 15 से लेकर 29 या 30 ml पर मिनट होगा। तो अब जैसे आपको आइडिया होता जाएगा कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है उस तरह किडनी के जो फंक्शन है वो कमज़ोर होते जाते हैं। स्टेज 5 की बात करें तो भाई यहाँ पर एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़, मतलब इसमें ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कितनी होगी, 15 से लेस देन होगी पर मिनट, और जो ये एक एंड स्टेज होगा रीनल का, किडनी का बिल्कुल आखिरी मरहला होगा, ठीक है। अच्छा, डायग्नोस की बात करें कि भाई इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, किस तरह इसको देखा जाता है। अर्ली स्टेज प्रोटीन विल बी अर्ली स्टेज
पेशेंट विल बी एसिम्टोमेटिक। जो अर्ली स्टार्टिंग स्टेट होता है उसमें कोई सिम्टम वगैरह इस तरह पेशेंट को स्टार्ट नहीं, क्योंकि इनिशियल स्टेट होता है, स्टार्टिंग स्टेज होता है, तो इस तरह सिम्टम वगैरह इतने प्रॉपर ज़ाहिर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें देखोगे तो फिर उसके जो इंक्रीज़ यूरिया, जो यूरिया आपको पता है कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, ये भी ज़्यादा होंगे इसके यूरिन में। अगर आप यूरिन टेस्ट करो तो ये ज़्यादा आएंगे इनिशियल स्टेज में। और क्रिएटिनिन देखोगे तो क्रिएटिनिन ये भी एक वेस्ट है, आपको पता है क्रिएटिनिन मसल का वेस्ट होता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया भी था। हाइपरवोलेमिया होगा, लाजमी बात है। ये दोनों इंक्रीज़ क्यों हो रही है? वेस्ट इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है कि ग्लोमेरुलस जो है वो इतना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिल्ट्रेशन कम हो रही है। तो कम फिल्ट्रेशन की वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, वेस्ट एक्यूमुलेशन हो रही है, वेस्ट जमा हो रहा है, तो इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरवोलेमिया होगा, ठीक है। यूरिन आउटपुट कम, मतलब अगर यूरिन आउटपुट 400 ml से कम है एक दिन में तो इसको ओलिगोयूरिया, अगर 100 ml से कम है या बिल्कुल नहीं आ रहा तो इसको ए यूरिया कहलाया जाता है, ठीक है। मतलब यूरिन बिल्कुल ना होने के बराबर है। 100 ml से कम होगा तो ये कंडीशन लाजमी बात है। जब आप सोचें ज़रा कि अगर एक शख्स है जिसको 400 ml या उससे भी कम यूरिन आउटपुट है या 100 ml से भी कम है, तो भाई आप यही समझ सकते हैं कि भाई ये जो फ्लूइड है, ये जो चीज़ें हैं, ये स्टोर हो रही है बॉडी में। जब स्टोर हो रही है तो बॉडी के जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरवोलेमिया, ठीक है। आप इसके जब रिज़ल्ट टेस्ट वगैरह करते हैं तो आप उसमें आपको नज़र आ जाता है पोटाशियम का लेवल इंक्रीज़ हुआ होता है, फॉस्फेट लेवल भी इंक्रीज़ होता है। पोटाशियम फॉस्फेट लेवल इसलिए इंक्रीज़ होता है क्योंकि उसकी क्या होता है, वो किडनी जो है वो ग्लोमेरुलस फ़िल्टर प्रॉपर नहीं करता, तो उस फिल्ट्रेशन की वजह से वो दोबारा ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। कैल्शियम बाहर आ जाते हैं, कैल्शियम डिक्रीज़ हो रहे होते हैं, मैग्नीशियम भी इंक्रीज़ होगा, प्रोटोयूरिया होगा, यूरिन के अंदर जो है आपको बेसिकली यूरिन के अंदर आपको प्रोटीन भी मिल सकता है और हेमाटोयूरिया भी हो सकता है। कुछ कंडीशन में ऐसे होता है कि यूरिन के अंदर ब्लड भी शामिल होता है। किडनी आल्सो प्रोड्यूस, देखो किडनी के कुछ काम बताए गए, हाँ ये हमने पढ़े भी हैं। पहले एक EPO एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, देखो मैंने पहले बताया था, ये पहले इसको ज़रा से समझो। एरिथ्रोपोएटिन हेल्प इन रेड ब्लड प्रोडक्शन इन बोन मैरो लीड टू एनीमिया। देखो नॉर्मली कंडीशन में किडनी क्या करती है, नॉर्मली कंडीशन में होता क्या है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। नॉर्मली कंडीशन में मान लो कि भाई ये किडनी है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ये एरिथ्रोपोएटिन कहाँ से, किडनी से आता है, किडनी से आता है। और यहाँ पर जो बोन मैरो है, इस बोन मैरो को क्या कहता है, इस बोन मैरो को कहता है कि भाई इसको स्टिमुलेट करता है कि भाई आप क्या करें, आप रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करें। किस चीज़ की, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें। नॉर्मल कंडीशन में आप सोचें जब किडनी काम नहीं करती, एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ होगा, नहीं होगा। जब एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ नहीं होगा तो बोन मैरो की स्टिमुलेशन होगी, भाई बिल्कुल भी नहीं होगी। जब बोन मैरो की स्टिमुलेशन नहीं होगी तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो इसकी नतीजे में क्या होगा, एनीमिया काज हो जाएगा पेशेंट, ठीक है। दूसरी बात क्या है, रीनाइन। देखो रीनाइन क्या है, रोल इन द इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। नॉर्मल किडनी में क्या होता है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। देखो रीनाइन एक हार्मोन है और ये कब रिलीज़ होता है, जब ब्लड प्रेशर कम हो। दो कंडीशनों में ये रिलीज़ होता है, इसको ज़रा समझो। एक तो यहाँ पर ये बड़ा मसला होता है। अच्छा, एक देखो जब बीपी जो है, एक ब्लड प्रेशर बीपी कम हो, दूसरा जो ब्लड वॉल्यूम है ना वो कम हो, तो दो नतीजों में जब लाजमी बात, जब बीपी कम होगा या ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो भाई ये जो किडनी है, इसको ये जो किडनी है, ये जो किडनी है, इस किडनी को क्या होगा, फ्लूइड ऑफ ब्लड कम मिलेगा। जब किडनी को नॉर्मल मिकदार जितना इसको फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा, तो इस किडनी में एक सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, एक स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, किडनी स्टिमुलेट हो जाती है, भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बीपी कम है या ब्लड वॉल्यूम कम है। किडनी क्या करती है, रीनाइन हार्मोन रिलीज़ करती है। ये रीनाइन हार्मोन क्या करती है, इस रीनाइन हार्मोन के ज़रिए, ये रीनाइन हार्मोन क्या करती है, रास सिस्टम को, रास सिस्टम, इसको रास सिस्टम कहा जाता है। रीनाइन एंजियोटेंशन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहा जाता है, रीनाइन एंजियोटेंशन टू एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसको ये इस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। फिर किडनी क्या करती है, फिर बॉडी क्या करती है, इस रास सिस्टम के ज़रिए
हमारे जो ब्लड वेसल है उसको कंट्रैक्ट करती है। जब ब्लड वेसल कंट्रैक्ट होते हैं तो उसके अंदर फ्लूइड ऑफ प्रेशर बढ़ जाता है और इसकी वजह से बीपी क्या होता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अभी रास सिस्टम किस तरह काम करता है इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आप लोग क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग इसको ज़रा समझें कि रास सिस्टम है क्या। आप इसको ज़रा गूगल में भी सर्च करें, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किडनी का तीसरा काम क्या है, ये जो विटामिन डी है ना, विटामिन डी उसको एक्टिव फॉर्म में बनाती है, जिसको कैल्सिट्रोल कहा जाता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सिट्रोल, ठीक है। अच्छा, ये जो किडनी क्या करती है, इस विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में बनाती है। जब किडनी विटामिन डी एक्टिव फॉर्म, कैल्सिट्रोल फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, फिर ये विटामिन डी क्या करता है, ये हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं ना, वहाँ से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। क्या करता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है, फिर कैल्शियम ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है और जितनी जितनी जहाँ जहाँ नीड होती है वहाँ वहाँ पूरा हो जाता है। अभी मान लें कि भाई किडनी काम नहीं कर रही, विटामिन डी एक्टिव नहीं होगा। जब विटामिन डी एक्टिव नहीं होगा तो रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम की नहीं होगी। जब रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम की नहीं होगी, कैल्शियम स्टूल के ज़रिए बाहर निकलता जाएगा, तो पेशेंट किस चीज़ में कंडीशन में हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, मतलब कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। या अल्लाह, ये क्या है। अच्छा, काज की बात करें भाई, ये डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसके काजेज़ बता रही है और बताया जा रहा है, ठीक है। और ये हाइपरटेंशन की वजह से भी, अनकंट्रोल बीपी और नेफ्रोजेनिक ड्रग्स। नेफ्रोजेनिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, वो ड्रग्स जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह खाते हैं, तो ऐसे ड्रग्स क्या होती है, ये किडनी के ऊपर उसके जो टिश्यू होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, किडनी के जो सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। तो इन डायबिटीज़ की वजह से किडनी को मसला हो सकता है, हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल बीपी और नेफ्रोजेनिक ड्रग्स। नेफ्रोजेनिक ड्रग्स है, इनको सर्च भी करें तो आपको मुख्तलिफ ड्रग्स के नाम भी आ जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ आ जाएगा। भाई इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर अर्ली स्टेज है, ठीक है, तो अर्ली स्टेज में सबसे पहले क्या करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, ग्लूकोज को कंट्रोल करना है। क्योंकि ये जो मसला हो रहा है स्टार्ट होता है ना, ये किसकी वजह से होता है, ये या तो हाई ब्लड प्रेशर, जो अनकंट्रोलेबल ब्लड प्रेशर, या ग्लूकोज। तो सबसे पहले आप इन दोनों को अर्ली स्टेज में कंट्रोल करना है तो किडनी कंट्रोल हो जाएगी। दूसरा, ग्लूमल फिल्ट्रेशन रेट भी आपने चेक करना है और बीपी रेगुलरली चेक करना है। इसका एडवांस स्टेज की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल वो अगर एडवांस स्टेज में, तो फिर किडनी जो है वो फिर इन चीज़ों से नहीं होगा, फिर आपको डायलिसिस करना पड़ेगा या किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अगर किडनी लास्ट स्टेज या एडवांस स्टेज पर हो तो ये दो कंडीशन हो सकती है। नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें, भाई अगर एक पेशेंट जो है वो इस डिज़ीज़ के साथ है, ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के साथ है या रेनल फेलियर के साथ है, तो उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन जब आप करते हैं तो वो क्या होता है, यूरीमिया। देखो किडनी काम नहीं कर रही, किडनी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर वेस्ट, क्योंकि वेस्ट फिल्टर नहीं होगा, वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा, चाहे यूरिया हो, चाहे वो यूरिया भी एक वेस्ट है, चाहे क्रेटिनिन हो, चाहे और भी वेस्ट हो, तो ये तमाम ब्लड के अंदर एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड यूरीमिया, मतलब यूरिया ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाना, यूरीमिया। तो यूरिया भी एक वेस्ट है, इस तरह और भी वेस्ट भी जमा हो जाते हैं, तो उस तमाम को हम यूरीमिया कहते हैं, नंबर 1। दूसरा, ईचिंग। भाई जो किडनी का पेशेंट है उसको ईचिंग भी होती है, ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ यूरिया अंडर द स्किन वे ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, लुक लाइक अ फ्रोस्ट स्किन, आल्सो कॉल्ड अ यूरिमिक फ्रोस्ट। ये हमसे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जब बॉडी के अंदर यूरिया ज़्यादा हो जाता है ना, फ्लूइड यूरिया ज़्यादा हो गया, क्योंकि ब्लड के अंदर यूरिया ज़्यादा होता है, तो फिर ये यूरिया जो है ना ज़्यादा जब हो जाता तो ये पसीना जो स्वीट होता है ना, उसके साथ ये एब्जॉर्ब होता है और ये स्किन के ऊपर आकर जमा हो जाता है। जब बॉडी के अंदर ये ब्लड के अंदर यूरिया ज़्यादा हो जाता है तो ये यूरिया क्या कहता है, जो पसीना निकलता है तो उस पसीने के साथ एब्जॉर्ब होता है और हमारे पसीने में शामिल हो जाता है। जब पसीना स्किन पर आता है तो उस वहाँ पर आ जाता है, ये स्किन कहाँ पर आ जाता है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द अंडर द स्किन, क्योंकि पसीना स्किन के अंदर ही होता है ना, तो ये भी क्या कहता है, ये यूरिया उसी पसीने के साथ, उस स्वीट के साथ वहाँ पर आ जाता है। तो जब ये पसीना सूख जाता है ना, तो उस सूखने के बाद इस जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे यूरीमिया की बात करें, जो वेस्ट प्रोडक्ट, ये हमारे स्किन पर निशान छोड़ देता है। उस जैसे ये नज़र आपको आ भी रहा होगा, ये सफ़ेद सफ़ेद निशान, इसी को बेसिकली क्या कहते हैं, लुक लाइक अ फ्रोस्ट स्किन, और इसको दूसरा हम यूरिमिक फ्रोस्ट भी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, इसको इस पेशेंट को थोड़ी कन्फ्यूजन भी हो सकती है। असेस द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस भी आपने देखना है, सेफ्टी और लो प्रोटीन डाइट आप लोगों ने देना है नर्सिंग इंटरवेंशन में क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई है कि फ्लूइड ओवरलोड की बात हुई है, ठीक है। ओवरलोड फ्लूइड और ओलिगोयूरिया, इन दोनों को कैसे देखना है। सबसे पहले आपने पेशेंट के IO जो लिखे इनपुट और आउटपुट को देखना है कि भाई पेशेंट कितना इनपुट है, कितनी फ्लूइड इन हो रही है और कितना आउटपुट निकल रहा है। वेट मॉनिटरिंग, वेट को भी देखना है, ठीक है। अच्छा, वेट को भी देखना है। उसके साथ आपने पेशेंट की स्वेलिंग वगैरह, एडीमा, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी तो एडीमा होगा, इसको भी देखना है। मॉनिटर BP एंड रेस्पिरेशन दोनों देखनी है। लंग्स साउंड देखने, क्योंकि पल्मोनरी एडीमा वगैरह तो नहीं है। पल्मोनरी एडीमा फ्लूइड ओवरलोड होने की वजह से पल्मोनरी एडीमा भी हो सकता है। अगर पल्मोनरी एडीमा हो तो वहाँ से एक साउंड निकलती है लंग्स से, उससे पता लगता है, जिसको क्रैकल साउंड कहा जाता है, ठीक है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एंड प्लस लो सोडियम डाइट, अगर उसको एडीमा वगैरह है तो भाई हमने फ्लूइड को रिस्ट्रिक्शन करनी है, रोक देना है, क्योंकि और ज़्यादा फ्लूइड देंगे और एक्यूमुलेशन होगी। और उसके साथ सोडियम को भी कम कर देना है, क्योंकि सोडियम फ्लूइड को बॉडी के अंदर रोकता है। अच्छा, हाइपरक्लीमिया की बात करते हैं। अच्छा, हाइपरक्लीमिया की बात करते हैं। देखो, लाजमी बात है, जब पोटाशियम फ़िल्टर नहीं हो रहा ना, तो वो उसमें क्या होगा, बॉडी के अंदर पोटाशियम का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। पोटाशियम का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। तो पोटाशियम जो होता है वो हमारे जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होती है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे हार्ट के रिदम को कंट्रोल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटाशियम, ठीक है। ज़हन में रखना, जब बॉडी के अंदर पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा तो लाजमी बात है, जो हार्ट की जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो है, नॉर्मल जो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, तो उसमें भी मसला होगा, ठीक है। ये मसला क्या होता है पता है, जो हार्ट के जो सेल्स होते हैं, हार्ट के मसल के जो अपने सेल्स होते हैं ना, उसके सेल के अंदर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा होता है। सेल के अंदर पोटाशियम का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, सेल के बाहर कम होता है। तो इस डिफरेंस की वजह से जो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मेंटेन चल रही होती है, ठीक है। वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है, चल रही होती है और रिदम नॉर्मली चलता है। लेकिन आप ज़रा जहन में रखना, जब एक पेशेंट किडनी फेलियर के साथ है तो उसका पोटाशियम लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब पोटाशियम लेवल इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब ये है कि बाहर साइड पे पोटाशियम का लेवल ज़्यादा होगा और अंदर की साइड पर कम। तो इसके मतलब ये है कि भाई जब सेल के बाहर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो गया और सेल के अंदर कम है, तो ये जो नॉर्मल इवेंट हो रहे होते हैं, नॉर्मल कार्डिक इवेंट जो हो रहे थे, वो रिदम उनको डिस्टर्ब कर देगा। तो यहाँ पर लिखा है हाइपरक्लीमिया से क्या होगा, कार्डिक इवेंट जो होगा उसको मसला होगा। बी साइड कार्डिक मोनीटर, आपने कार्डिक मोनीटर भी करना है। अगर ECG को आप देखेंगे तो ख़ास तौर पर जो T वेव है ना, वो मतलब टाल होगी, तो उसका जो कंडीशन होगी वो इस तरह होगी, थोड़ा और उसका ऊंची की तरफ चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक ड्रग्स का नाम लिखा है और ये ड्रग्स जो है, अच्छा ये जो ड्रग्स है ना, ये K-एक्सिलेट पाउडर के नाम से, बेसिकली एक ऐसे ड्रग्स होती है, ये क्या करती है, जब पोटाशियम का लेवल बॉडी के अंदर फ्लूइड के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर ये ड्रग्स दी जाती है। K-एक्सिलेट ड्रग्स दी जाती है, बेसिकली ये ड्रग्स है और ये इसलिए दी जाती है ताकि जो पोटाशियम का जो लेवल है, जो हाई लेवल है, उसको डिक्रीज़ कर दिया जाए। तो ये दो तरीक़ों से दी जाती है, रिटेल के थ्रू भी दी जाती है इनीमा फॉर्म में, और ओरली भी इसको दिया जा सकता है। ये क्या करती है, ये उसको बाहर निकालती है। मतलब ये क्या करती है, जैसे खुराक में भी हम पोटाशियम वगैरह खाते हैं, तो ये क्या करती है, उसको GIT ट्रैक के अंदर ये ड्रग्स उस पोटाशियम को पकड़ लेती है, उसी को पोटाशियम को पकड़ लेती है ड्रग्स, और उसको स्टूल के ज़रिए बाहर निकाल देती है ताकि वो एब्जॉर्ब ना हो और पोटाशियम के लेवल इंक्रीज़ ना हो। अच्छा, रीनल सेल कार्सिनोमा की बात करें तो रीनल मतलब किडनी सेल को कहते हैं, कार्सिनोमा मतलब कैंसर को कहा जाता है। तो रीनल के जो सेल है, किडनी के जो सेल है, उनका कैंसर होना, अभी इसकी बात करते हैं। तो रीनल सेल कार्सिनोमा, उसको हाइपरनेफ्रोमा भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए द एवरेज ऑफ द प्रेजेंटेशन इन 55 ईयर, ये ज़्यादातर जो 55 ईयर के लोग होते हैं तकरीबन उनमें ये कंडीशन काज होती है, और ये इसका जो एक्चुअल काज क्या है वो अननोन है। मतलब ये कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया जा सकता कि भाई ये इसी की वजह से होता है या ये इसकी वजह से होता है, कोई स्पेसिफिक काज इसका अननोन है, इसका स्पेसिफिक काज मालूम नहीं है। रीनल सेल कार्सिनोमा में भी सिंगल, मल्टीपल और बायलेटरल। अच्छा, यहाँ पर ये क्या रहेगा ना, जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है या तो ये सिंगल साइड भी हो सकता है, मल्टीपल, एक ही किडनी में
एक ही साइड पर या दूसरी साइड पर किडनी में, मतलब मिसाल के तौर पर ये किडनी है, यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, तो अगर यहाँ पर हो जाए तो ये सिंगल साइड, अगर एक ही किडनी में दोनों जगह पर हो जाए तो ये मल्टीपल साइड। और अगर बायलेटरल की बात करें तो मतलब इस किडनी में भी है और दोनों किडनी में भी कार्सिनोमा है, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं तो अगर पेशेंट इस कंडीशन के साथ हो तो उसको हेमाटोरिया इन 60% द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन में भी ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक। यहाँ दो वर्ड्स लिखे हैं, ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक। अगर एक पेशेंट रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ है तो उसमें 60% उसके यूरिन के अंदर ब्लड शामिल लाजमी होगा। अगर एक पेशेंट रीनल सेल कार्सिनोमा के साथ है तो उसके यूरिन में 60% ऑफ ब्लड आता होगा, या वो ब्लड आम आंखों से भी जब आप वो यूरिन पास करते हैं तो उसको नज़र भी आएगा, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोस, मतलब एक आंखों से ही नज़र आ रहा है तो वो उसको ग्रोस कहा जाता है। और अगर उसमें नज़र नहीं आ रहा, आप माइक्रोस्कोपिक के ज़रिए देखते हो कि यूरिन उसके अंदर है या नहीं, तो उसको माइक्रोस्कोपिक कहलाया जाता है। एक ग्रोस हेमाटोरिया, एक माइक्रोस्कोपिक हेमाटोरिया। ग्रोस हेमाटोरिया मतलब यूरिन के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो आम आंखों से ही नज़र आ रहा है, लेकिन जब नज़र नहीं आता तो उसको माइक्रोस्कोपिक के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं, हाँ कि इसके अंदर ब्लड है, इसको माइक्रोस्कोपिक हेमाटोरिया कहा जाता है। ये ब्लड क्यों आ रहा होता है? जब लाजमी बात है, जब वहाँ पर अगर किडनी है और यहाँ पर कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा होता है तो ये ट्यूमर क्या करता है, इस किडनी के जो ब्लड वेसल है उसको डैमेज करता है, टिश्यू को डैमेज करता है, तो उसके ज़रिए जब टिश्यू और ब्लड वेसल डैमेज होते हैं तो उनसे ब्लड आता है। ठीक है, फ्लैग पेन ऑफ द एब्डोमिनल मास इन द 30%। देखो दो चीज़ें होती है, अगर किसी पेशेंट को इस तरह ये कंडीशन है तो उसको फ्लैंक पेन होगा। फ्लैंक पेन कहते हैं जो बैक साइड पर जो किडनी का जो हिस्सा होता है ना, वहाँ पर आप फ्लैंक पेन को आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर पिक्चर क्लियर नज़र आएगी। जो किडनी का एरिया होगा वहाँ पर उसको पेन होगा, और मास भी वहाँ पर डेवलप, एबनॉर्मल मास भी हो सकता है। क्यों एबनॉर्मल मास क्या होगा भाई, वहाँ पर कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, सिम्टम ऑफ मेटास्टेसिस डिजीज सच एज अ कफ बोन। अच्छा यहाँ एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। अच्छा सिम्टम, अगर फॉर इंस्टेंस वो जो रीनल सेल कार्सिनोमा है और वो अगर फैल जाए, किडनी से बाहर निकल जाए और ऑर्गन को डैमेज कर दे, इसको मेटास्टेसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। वो किडनी से निकलकर और कौन कौन से हिस्सों में हो सकता है? लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बून की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लंग्स की और लीवर, इन जगहों पर वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। रीनल सेल कार्सिनोमा उसकी जो जरासीम है वो एक जगह से किडनी से निकलकर लिम्फ नोड को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बून को भी, लंग्स को भी, लीवर को भी। ठीक है, अगर यहाँ अब सिंपल सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल उसने भाई बून को इन्वॉल्वमेंट कर दिया तो क्या होगा? बून पेन होगा। अगर उसने लंग्स को इन्वॉल्व कर दिया तो कफ होगा। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो भाई आप इसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, सीटी स्कैन के ज़रिए, ठीक है, आप उसको रिक्वायर्ड ऑफ द असेस द स्प्रेड टू द ट्यूमर, ठीक है, देखते हो कि भाई ये क्या है, मेलिग्नेंट है या बिनाइन ट्यूमर है, कौन सा है। एक्सरे के ज़रिए, ठीक है, उसकी मेटास्टेसिस देखते हो कि भाई अपनी जगह पर मौजूद है या फैला हुआ है। बून स्कैन टू असेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बून स्कैन करते हैं क्या इसकी जो जरासीम में बून के अंदर इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो ये इन चीज़ों के ज़रिए आप उसको डायग्नोस कर सकते हो। भाई मैनेजमेंट सिंपल सी ये है, रिमूवल ऑफ द किडनी, रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड किडनी अलोंग विद द एड्रिनल ग्लैंड एंड रीजनल लिम्फ नोड फॉर द लोकलाइज्ड एंड नॉन मेटास्टेसिस ट्यूमर। फॉर इंस्टेंस अगर ये सिर्फ ट्यूमर इस किडनी के अंदर ही मौजूद है, ठीक है, नॉट मेटास्टेसिस ट्यूमर, मतलब बाकी जो कहीं पे नहीं गया, सिर्फ अपनी किडनी के अंदर मौजूद है, तो फिर इसके ज़रिए क्या किया जाता है? एक ही मैनेजमेंट है कि भाई आपने इसको पूरी की पूरी किडनी को रिमूव करना है। इस किडनी के ऊपर यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होता है, इस एड्रिनल ग्लैंड को भी आपने रिमूव कर देना है। उसके साथ जो ख़ास साइडों पर जो रीजनल लिम्फ नोड होते हैं उनको भी तमाम को आपने निकाल देना है, पूरी बॉडी के नहीं, जो उस लोकलाइज एरिया के लिम्फ नोड है उनको निकाल देना है। ठीक है, अच्छा, फिर उसको रेडियोथेरेपी के लिए रिलीफ पेन ड्यू टू द मेटास्टेसिस, अगर मेटास्टेसिस हो तो उसके लिए फिर क्या, रेडियोथेरेपी रिलीफ पेन ड्यू टू द मेटास्टेसिस। अगर मेटास्टेसिस वगैरह या फैल गया हो तो फिर उसके लिए रेडियोथेरेपी भी की जाती है उसकी, ताकि वो रिलीफ मिल सके उसको, वो जरासीम जो है वो वहीं पे रोक दिया जा सके।
अच्छा, अब माइड्रोऑक्सी प्रोजेस्टेरोन के नाम से माइड्रोऑक्सी प्रोजेस्टेरोन में आल्सो में स्लो द मेटास्टेसिस। अच्छा, ये एक ड्रग्स है। ये बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल अगर किडनी का जो रीनल सेल कार्सिनोमा है वो अगर मेटास्टेसिस हो गया हो, वो फैल गया हो, तो उसको मेटास्टेसिस को रोकने के लिए मज़ीद ना पहले उसके लिए ड्रग्स दी जाती है जिसको माइड्रोऑक्सी प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। ठीक है, इन ड्रग्स के नाम जहन में रखा करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, रेडिकल नेप्रोक्टमी की बात करें, रेडिकल नेप्रोक्टमी किसे कहते हैं? जब आप सर्जिकल तरीके से किडनी को रिमूव करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड मतलब पूरी किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, उसके साथ जो वेंस, तमाम आर्टरीज, ये तमाम चीज़ें, और वो जो क्या कहते हैं लिम्फ नोड, इन तमाम चीज़ों को जब आप रिमूव करते हैं, इसको एक नाम किया जाता है, इस प्रोसीजर को एक नाम दिया जाता है जिसको रेडिकल नेफ्रोक्टमी कहा जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहन में रखना, अगर फॉर एग्जांपल किसी का ये कंडीशन हो जाए, उसको सारी चीज़ें रिमूव कर दी जाए, तो फिर पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या होगी, उसके बाद क्या काम किया जाएगा। फिर पेशेंट के वाइटल साइन आपने मॉनिटर करना है, ब्लीडिंग साइन देखने कि भाई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, पेशेंट हाइपोटेंशन या टेकिकार्डिया में तो नहीं जा रहा। मॉनिटर द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फुला हुआ तो नहीं है, सख्त तो नहीं है। यूरिन आउटपुट देखना है। एलओसी मतलब लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल जो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं, वो देखना है कि भाई पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं, होश में है या नहीं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर फ्लूइड ऑफ एंड पैक्ड रेड ब्लड सेल, फ्लूइड की ज़रूरत है तो फ्लूइड, रेड ब्लड सेल की ज़रूरत है तो वो लगाया जाता है। सेमी फ्लावर पोजीशन पेशेंट को दी जाती है। नेफ्रोक्टमी ट्यूब, ड्रेन इरिगेशन एंड डोंट इरिगेशन एंड मैनिपुलेशन। देखो ध्यान में रखना, ये नेफ्रोस्टोमी ट्यूब एक ऐसा ट्यूब होता है, ये किडनी के अंदर लगाया जाता है। जब आप किडनी के अंदर यूरिन बन रहा होता है ना, उस किडनी के यूरिन को जब आप बाहर की तरफ निकालते हो, ट्यूब के ज़रिए बाहर एक तेली लगी होती है, एक ट्यूब लगा होता है, उससे निकालते हो कि यूरिन जो है वो नॉर्मल, मिसाल के तौर पर नॉर्मली क्या होता है, ये किडनी है, किडनी के आगे यूरेटर्स होते हैं, फिर आगे यहाँ पर ब्लडर मौजूद होता है, तो यहाँ से यूरिन आता है यूरेटर्स में, यूरेटर्स से फिर ब्लडर में, ये एक नॉर्मल पाथ है। लेकिन जब आप ट्यूब लगाते हो, यहाँ पर आपने एक ट्यूब लगा दिया किडनी पर, यहाँ पर आपने ट्यूब लगा दिया और ट्यूब बाहर उसके वॉल निकाल के यहाँ पर एक ट्यूब की तेली बना दी, और ये यूरिन यहाँ यूरेटर्स और ब्लडर के बजाय यहाँ पर इस ट्यूब में आना शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन को, इस तरीके, इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोस्टोमिक ट्यूब कहा जाता है, ये यहाँ लगाया जाता है। लेकिन आपने इस ट्यूब को इरिगेशन, मतलब बाज़ होते हैं जब कैथेटर लगाया जाता है ना, फोलिस कैथेटर, उसको सफाई के लिए क्या किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है, उसके अंदर क्लोट्स वगैरह आते हैं तो उसको साफ़ किया जाता है, इसको इरिगेशन। आपने इस ट्यूब को इरिगेशन नहीं करनी, ना आपने इसको मैनिपुलेट करना है, ना इसकी पोजीशन, ट्यूब की तेली को पोजीशन चेंज करनी, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, इस तरह नहीं करना। ठीक है। अच्छा, यूरिनरी ब्लडर कार्सिनोमा, यूरिनरी ब्लडर कितने स्लाइड हो गए? अच्छा, यूरिनरी ब्लडर कार्सिनोमा को भी समझ लेते हैं, फिर इसको क्लोज कर देते हैं। यूरिनरी ब्लडर कार्सिनोमा का मतलब है कि भाई अभी पहले हम किडनी की बात कर रहे थे, अभी यूरिनरी ब्लडर की बात करें। इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन यूरोलॉजिकल कैंसर। फर्स्ट किडनी था, सेकंड ब्लडर की बात हो रही है, और ये मोर को ज़्यादातर 65 साल के जो लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर होती है, मोस्ट कॉमन। और इसका वजह क्या है, स्मोकिंग हो सकता है, या इंडस्ट्रियल डाइज जो होते हैं वो, मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह इस तरह कोई केमिकल उसमें काम करते हैं, रिस्क फैक्टर, वो उनकी वजह से ये हो सकता है। ठीक है। क्लिनिकल फीचर की बात करें, इसमें भी यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड आ सकता है। ग्रोस और माइक्रोस्कोप आप लोग को समझ आ गया होगा, 85 से 90% जो है ब्लड आता है। ठीक है। इसमें मतलब ब्लड यूरिन के अंदर आने के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, बार बार यूरिन आता है, और एक प्रेशर फील होता है उस मसाने के ऊपर। ठीक है। एक प्रेशर से फील होता है ब्लडर के ऊपर। अच्छा, हेपेटोमेगाली की बात करें, लिम्फेडिमा ऑफ द लोअर लिम्ब मे बी प्रेजेंट इफ द मेटास्टेसिस इन्वॉल्व द पेल्विक लिम्फ नोड। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक नॉर्मल पेल्विक है, ठीक है, पेल्विक की बात, नॉर्मल ब्लडर है, अगर इसके जो कैंसर है वो सिर्फ ब्लडर के अंदर है तो ठीक है, लेकिन अगर इसके साइडों पर जो लिम्फ नोड मौजूद होते हैं ना, साइडों पर लिम्फ नोड जो मौजूद होते हैं,
अगर इन लिम्फ नोड के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, ब्लडर से ये जरासीम लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट में आ गए, पेल्विक के लिम्फ नोड होते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट में आ गए, तो उसकी वजह से हो सकता है पेशेंट की हेपेटोमेगाली भी हो सकती है, लिम्फ एडिमा भी हो सकती है, लिम्फ नोड भी इनलार्ज हो सकते हैं, हेपेटोमेगाली लिवर का साइज़ भी इनलार्ज हो सकता है। तो ये मेटास्टेसिस कंडीशन की वजह से ये हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं आप, ब्लड से पे एनीमिया लाजमी होगा, क्योंकि आपको पता है जब इतने ज़्यादा ब्लड लॉस होगा यूरिन के अंदर तो लाजमी बात है एनीमिया होगा। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और एक सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी एंड बायोप्सी। ये सिस्टो कहते हैं ब्लडर को, यूरिथ्रो कहते हैं, यूरिथ्रा को स्कोपी कहते हैं। ये एक ट्यूब होती है जिसको मेरे ख्याल में स्कोपिक के नाम से इस तरह एक ट्यूब आती है जिसके अंदर कैमरा लगा होता है यूरिथ्रा के ज़रिए। वो कैमरा जो है, कैमरे वाला ट्यूब जो है वो बेसिकली यूरिथ्रा के ज़रिए यूरिथ्रा में और ब्लडर तक पहुंचाया जाता है। उसके ज़रिए जो ब्लडर है उसके स्ट्रक्चर को देखा जाता है, उसकी नॉर्मली और एबनॉर्मलिटी को देखा जाता है, यूरिथ्रा की नॉर्मली और एबनॉर्मलिटी को देखा जाता है। तो इसको सिस्टो यूरिथ्रोस्कोपी कहा जाता है, एक प्रोसीजर है। और बायोप्सी उसे कहते हैं कि भाई थोड़ा सा अगर टिश्यू वगैरह ले लिया जाए और उसका टेस्ट करने के लिए किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्लडर, भाई ब्लडर को रिमूव किया जा सकता है। इंट्राविस्कुलर केमोथेरेपी, इंजेक्शन में एक आता है, अगर फॉर एग्जांपल उसको फिर केमोथेरेपी दिया जाए तो फिर इसमें एक इंजेक्शन आता है जिसको माइटोसिन के नाम से आता है, तो ये लगाया जाता है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखना, रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी के ज़रिए उसको ट्रीट किया जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रीनल एब्सेस के हवाले से बात करेंगे, फिर इस यूनिट को यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।